वेलकम एवरीवन। डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हम आज करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट जो डेफिनेशन पे बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। तो आप जो डायरेक्ट जो सिंपली लिमिट लगी हुई है और क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस टाइप का सिंपल क्वेश्चन है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हमने एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में, तो वो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इससे पहले वाली वीडियो में। और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं इस टाइप के जो एक लिमिटेड कर्व्स पे आते हैं और इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स हमको दी हुई नहीं रहती हैं। हमको क्या करना है कि जो कर्व हमको दिया हुआ है कि जिस एरिया के लिए कि जो इंटीग्रल रीजन है वो किस कर्व से बाउंडेड होगा, तो वो हमको कर्व दिया होगा, उस कर्व से हमको लिमिट्स फाइंड करनी है और बाद में जो डबल इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना है। तो मेथड क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy वेयर द एरिया r इज बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल रीजन है r, वो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का, उस इलिप्स या दीर्घवृत्त से जो समाकलन का क्षेत्र है वो परिबद्ध है। ठीक है, इस तरह से इसको समझना है कि क्वेश्चन क्या है, आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन तो करना जानते हैं, डबल इंटीग्रेशन भी हमने सॉल्व करना सीख लिया था पिछले वीडियो में। अब बात आती है कि लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं अगर लिमिट डायरेक्ट हमको दी हुई नहीं है। तो कर्व से एरिया बाउंडेड है, उस कर्व का हमको जो चित्र है या जो भी उस कर्व को किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उस कर्व की जो भी इम्पोर्टेंट जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये इलिप्स है, तो इलिप्स का इक्वेशन, और सबसे पहले हम इसके ग्राफ से स्टार्ट करते हैं इसको कि इलिप्स का जो इक्वेशन होता है या जो इसका ग्राफ होता है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो कि ये कोई इलिप्स है, इस तरह से आपने इलिप्स का इक्वेशन पढ़ा होगा कि ये इलिप्स होता है यहाँ पे। ये तो इलिप्स का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे जो x की बाउंड्रीज और y की बाउंड्रीज, ये दोनों चीज़ें हमारे काम आएंगी। समीकरण हमको दिया ही हुआ है और यहाँ से अब x की वैल्यूज़ जो है, देखो ये ओरिजिन पॉइंट होता है मूल बिंदु, और x का जो मान होता है वो यहाँ से, यानी कि मिनिमम यहाँ और मैक्सिमम यहाँ, ये x अक्ष है पूरा, ये x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव x डैश। तो यहाँ से x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है और x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। सिमिलरली ऐसे ही y है, देखो ये y अक्ष, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y यानी y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट। तो मीन्स y की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म होगी। तो अब वैल्यूज़ हमको चाहिए किस किस की, देखो इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रल का ये फंक्शन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि सिर्फ जो हमको नॉलेज चाहिए जिस चीज़ का, वो नॉलेज चाहिए जो हमको कर्व दिया हुआ है, उस कर्व को ड्रॉ करके हम लिमिट्स कैसे निकालेंगे। कहीं भी इस फंक्शन से इससे इस पर कोई जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ता है कि अगर यहाँ फंक्शन कुछ और दे रखा है तो आपकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, या अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग जो इस कर्व, मान लो कर्व यही है और यहाँ पे फंक्शन अलग अलग है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि फंक्शन चेंज होने से लिमिट्स चेंज हो जाए। तो ये इंटीग्रल रीजन के अंदर जो एरिया जिस कर्व से बाउंडेड है, सिर्फ उस कर्व का हमको पूरा कंसेप्ट समझना है जिससे हम लिमिट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शंस चेंज हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये कर्व का समीकरण का ग्राफ हो गया। यहाँ पे जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -a,
तो x की वैल्यू -a से स्टार्ट होके यहाँ +a तक चलती है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये x अक्ष है, x अक्ष पे y 0 होता है तो x² बराबर आएगा a²। इट इम्प्लाइज x बराबर +-a। तो ये x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ है। ऐसे ही y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये -b से लेके और +b तक, ये भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ -b से स्टार्ट और +b तक ये वैल्यूज़ y की होती है। अब बात आती है लिमिट्स की। तो लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे? एक कंसेप्ट जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन का, तब यहाँ पे एक स्ट्रिप बनानी सिखाई थी कि कोई स्लाइड या स्ट्रिप होती है जब कभी भी हम डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और लिमिट्स हमको दी हुई नहीं होंगी। तो वो स्ट्रिप, एक तो उसकी डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए कि उसका इजीली कुछ नहीं करना है। जब जब dx dy यानी कि सिंपली जो फॉर्म लिखा है dx dy, तो आपको वो इस तरह से वर्टिकल बनानी है। ये किसी भी कर्व में, किसी भी ग्राफ में, सब में सेम ही रहेगी कि अगर dx dy है तो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रिप है, ये हमेशा वर्टिकल ही बनेगी। अब इसका जस्ट उल्टा कि अगर कभी ये क्रम चेंज हो जाता है तो ये जो स्ट्रिप है ये हॉरिजेंटल हो जाएगी, यानी कि इस तरह से, ठीक है, एक्स अक्ष के पैरेलल। और जब जब ये जो यहाँ पे ये जो क्रम है ये dx dy रहेगा, तब तब ये जो स्ट्रिप है ये y अक्ष के पैरेलल रहती है कर्व में। अब कर्व हमको कितना दिया हुआ है कि पूरे कर्व में हमको इंटीग्रेशन करके बताना है, या फिर सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बताना है, या ओवर द x अक्ष बताना है, तो वो हम समीकरण के जो क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिर्फ ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इलिप्स से जितना भी एरिया बाउंड होता है उस पूरे के अंदर हमको इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। तो एक लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट्स देखते हैं। एक तो हम मान निकालेंगे यहाँ से कौन सी लिमिट का, जो फंक्शन की फॉर्म में आएगी, और एक लिमिट का हम मान निकालेंगे कांस्टेंट की फॉर्म में। तो कांस्टेंट की फॉर्म में देखो dx dy, यानी कि पहले y सॉल्व होगा तो इसका मतलब जो y की लिमिट्स हैं वो फंक्शन की फॉर्म में आएंगी, और बाद में x सॉल्व होगा तो x की लिमिट्स आएंगी कांस्टेंट की फॉर्म में। तो हमको y की लिमिट्स चाहिए फंक्शन की फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यहाँ से थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास यहाँ मान आएंगे इसके। इलिप्स की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। लिमिट किसकी चाहिए? y की x की टर्म्स में। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कि y² अपॉन b² इक्वल टू 1 - x² अपॉन a², या इसी को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कि y इक्वल टू +-b अंडर रूट 1 - x² अपॉन a²। तो ये तो हो गई y की लिमिट्स कि y -b अंडर रूट 1 - x² अपॉन a² से लेके +b अंडर रूट 1 - x² अपॉन a² तक इसकी वैल्यू होगी। एंड तो एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, द integral region is bounded by the curves, कि जो समाकलन का क्षेत्र होगा, जो इंटीग्रल रीजन होगा, वो किन किन कर्व से बाउंडेड होगा। तो उसमें y के दो मान आएंगे कि y इक्वल टू -b अंडर रूट 1 - x² अपॉन a² एंड y इक्वल टू +b अंडर रूट 1 - x² अपॉन a²। तो यहाँ से तो y के दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अब ये वैल्यूज़ है ना, यहाँ से रख सकते हैं हम। बस इतना समझना है कि पहले जिसको सॉल्व करना है उसकी लिमिट्स निकालनी है हमको फंक्शन की फॉर्म में, जो गिवन कर्व है उससे,
और जो सेकंड लिमिट हमको निकालनी है वो इसी कर्व की अदर वेरिएबल में जो कांस्टेंट वाली लिमिट्स है वो रखनी है हमको, ठीक है। तो y की लिमिट्स तो हम x की फॉर्म में निकालेंगे, तो x की फॉर्म में इसको सॉल्व किया समीकरण को, तो यहाँ से मान आया x इक्वल टू -b/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट है, या इसका जो लोअर लिमिट है इसकी, और अपर लिमिट जो है वो इसकी है x बराबर +b/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये y की लिमिट्स हैं ये, तो ये y की लिमिट्स है। और x की लिमिट्स जो बच गया वेरिएबल वो अब यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम कहाँ से, -a से +a तक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a। तो ये जो एरिया है इंट्रीगल रीजन है, इन 4 कर्व से, या ये 2 कर्व एंड 2 स्ट्रेट लाइन, इनसे बाउंडेड है। अब हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। देन इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ओवर r x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, इसको हम खोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इंटू dx dy। ये फंक्शन को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। और x की लिमिट्स देखो, x की लिमिट्स आगे लगेंगी, तो x की लिमिट्स तो हैं -a से a, और y की लिमिट्स पहले सॉल्व होंगी तो बाद में लगेंगी। तो y की लिमिट्स है -b/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से लेके +b/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो दोनों ही लिमिट्स ऐसी हैं, -a to a, इस टाइप की फॉर्म है। इस टाइप की फॉर्म जब भी होती है कि -a से +a, अब यहाँ पे a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे दोनों फंक्शन भी हैं, तो फंक्शन वही है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो इस टाइप की लिमिट्स में हम फंक्शन को ऑड इवन चेक करते हैं हमेशा, कि फलन सम है या विषम है। कि अगर सम फलन होता है यानी कि इवन फंक्शन होता है, तो इसको हम लिमिट को 0 से प्लस तक अप्लाई करके और इसको डबल कर देते हैं। तो वो काम हम कर सकते हैं। देखो एक फंक्शन तो है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है वाई स्क्वायर। इवन फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन है उसमें दोनों लिमिट्स को ऐड करके, यानी कि यहाँ तो ये लिमिट्स ही पूरी कैसी हैं, एक प्लस की एक माइनस की ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल में हम x की जगह -x रख दें, मतलब जो भी वेरिएबल है, जैसे हम यहाँ y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो y में y की जगह -y रखने पे अगर इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है तो हम इसको लिमिट को यहाँ से 0 से प्लस तक अप्लाई करके और इंटीग्रल को दुगना कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो ऑड इवन में अगर प्लस माइनस, मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर इस तरह का होगा तो फिर वो पूरा ही इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये इवन फंक्शन है, और y के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और y के रेस्पेक्ट में ये वाई स्क्वायर वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे हम y की जगह -y रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ y की जगह -y रखेंगे तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो है इवन फंक्शन और ये है ऑड फंक्शन। तो हम यहाँ पे इसकी लिमिट्स को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि 2 × -a to a, और अब ये 2 हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम इस लिमिट को 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से इसको लिख देंगे 0 to b/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस तरह से इंटीग्रल को दुगना कर दिया। अब यहाँ पे जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2xy हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि xy इज़ ऑड फंक्शन, और जब कभी भी फंक्शन ऑड होता है और लिमिट इस टाइप की होती है तो वो पूरा इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाता है। तो अब हम यहाँ से सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे। इससे आपका एक कंसेप्ट और क्लियर होता है, कौन सा,
कि एक क्वेश्चंस है कहीं अनसॉल्व्ड और कहीं सॉल्व्ड, इस तरह से आप बुक चेक कर सकते हैं कि कई बुक्स में क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और कहीं कहीं जो क्वेश्चन है वो सिर्फ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हमने इसको भी सॉल्व किया है तो भी इंटीग्रेशन तो हम सिर्फ इसका ही करेंगे, क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये इवन ऑड फंक्शन बन गया और ऑड फंक्शन की वजह से हो गया 0। इसका मतलब जो आपका ये फंक्शन था ये वाला, और जो आपकी बुक में अगर इस टाइप से फंक्शन है, तो दोनों में कुछ भी चेंज नहीं होगा, दोनों का आंसर भी सेम आएगा और ये क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना सिंपली जैसे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 इंटू माइनस ए टू ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3, और इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 टू बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बाद में इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स के सापेक्ष। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस ए टू ए, और y की जगह आएगा तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 बी क्यूब, यहाँ पे इसको देखो 3 घात है तो b की भी 3 घात हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसकी घात भी हो जाएगी, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो इसकी घात हो जाएगी 3/2। 1/2 घात इस पे पहले से लगे हुई है और 3 घात और अप्लाई होगी तो 3/2 घात हो जाएगी, और बाद में ओवरऑल इसका पूरे का हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और सरल करते हैं, देखो तो 2 इंटू माइनस ए टू ए, इसमें से हम a बाहर निकाल सकते हैं और ये 1 में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में है। यहाँ से हम a को बाहर निकाल सकते हैं तो ये बनेगा b/a एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी हम ए स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं तो ये बनेगा b³/3a³, ये बाहर आएगा, देखो ए स्क्वायर बाहर आएगा तो उस पर 3/2 घात लगेगी, 1/2 घात 2 घात से कैंसिल हो जाएगी तो बचेगी 3 घात, और ऐसे ही ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, और ओवरऑल पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन है अब वो लगभग सॉल्व हो चुका है हमारा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, तो ये फंक्शन इसको भी आप, क्योंकि ये भी फंक्शन कैसा है पूरा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की फॉर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन भी कैसा है, इवन या सम फंक्शन है, तो हम इस लिमिट को भी पहले वाले की तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 4 टू a b/a एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b³/3a³ और इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे x = a sin थीटा। ये गामा फंक्शन में काफ़ी सिखाया हुआ है कि जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है तो आप हमेशा साइन थीटा पुट करेंगे वहाँ पे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा d थीटा, और अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 टू a, ये हो जाएगा b/a ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट में से, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अंडर रूट में से बाहर आएगा तो बनेगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड ठीक है ए, और प्लस b³ अपॉन 3a³,
यहाँ से हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर, ए की 3 घात बाहर आएगी और यहाँ पे फिर कॉस स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और बनेगा कॉस क्यूब थीटा। dx का मान यहाँ से रख सकते हैं, dx का जो मान है वो हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे लिमिट्स चेंज होंगी, लिमिट हमने चेंज नहीं करी। लिमिट अप्लाई करेंगे x इक्वल टू जब 0 तो साइन थीटा 0 और x इक्वल टू a करेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 आएगा और थीटा 1 आएगा। इसका मतलब थीटा की जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी π/2। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अलग अलग सॉल्व कर लेंगे चाहे तो और अलग अलग लिख देंगे इनको। तो ये 4, पहले इस वाले इंटीग्रेशन को अलग कर लेते हैं। देखो तो ये a से a स्क्वायर की 1 घात कैंसिल हो जाएगी और एक ये a कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा a स्क्वायर b, एक a ये है एक a ये है तो a स्क्वायर b और बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और इनटू डी थीटा। एक कॉस ये और एक कॉस ये, 2 कॉस की पावर भी हो जाएगी 2। अभी इसको अलग करते हैं। यहाँ पे ये 4 है, ये a क्यूब से ये a क्यूब हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे बनेगा a b क्यूब, एक a ये और b क्यूब ये अपॉन में 3 और जो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा वो बनेगा 0 से π/2 और यहाँ पर ये कॉस की 3 घात है और 1 घात ये अप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे टोटल पावर हो जाएगी कॉस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे आप अलग अलग कर सकते हैं इनको। तो ये 4a स्क्वायर b बनेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा गामा 3/2। अब ये स्टैंडर्ड एक इक्वेशन बन गई है क्योंकि हम जब डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम काफ़ी जगह गामा फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। तो गामा फंक्शन से हम ये रिज़ल्ट लिख रहे हैं कि 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर m थीटा डी थीटा होता है तो ये m+1/2 बन जाता है, ये n+1/2 बन जाता है। तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 + 1 3/2 बनेगा ये भी और इंटू 2 इंटू तो 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, 6/2 यानी कि गामा 3 यहाँ पे रखेंगे तो ये 4/3 ab³ यहाँ पे जो मान आएगा गामा का वो आएगा 5/2 और गामा 1/2। साइन नहीं है, साइन को 0 मान सकते हैं तो 1/2 और 4 + 2 6 यानी कि 2 इंटू गामा 3। ये तो सेम आ गया यहाँ पे। और अभी इनको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने पे देखो क्या आता है आंसर। ये बनेगा, यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और ये बनेगा 2a स्क्वायर b। गामा 3/2 की वैल्यू जानते हैं हम 1/2 और गामा 1/2 होती है और ऐसे ही इसकी भी 1/2 गामा 1/2 बनेगी और गामा 1/2 हम जानते हैं कि √π होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बन गया पाई। और यहाँ पे ये बचा गामा 3 2 फैक्टोरियल होता है और ये 2 फैक्टोरियल इस 2 से हो जाएगा कैंसिल प्लस। अब यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये 2 टाइम बचेगा 2ab³ अपॉन 3 और यहाँ पे ये 5/2 को गामा के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/2 1/2 और गामा 1/2 जिसको हम बाद में √π लिख सकते हैं। ये गामा 1/2 ही है तो ये √π और इसके साथ वाला √π दोनों गुणा होके हो गए पाई और गामा 3 बचा, इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये 2 और ये 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे कैंसिल। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा देखो। ये सॉल्व हो गया ये पूरा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास a स्क्वायर b पाई और 2 भी कैंसिल हो गया है तो सिर्फ ये इतना ही बचेगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास पाई ab³ पाई
और 3 और बचेगा। इस 3 को हम यहाँ 3 से कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा अपॉन में, तो ये अपॉन में 4। ये जो पावर है ये पावर बनेगी यहाँ पे 3। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। ये ऊपर 3 बार था, यहाँ पे 2 टाइम ये, 1 टाइम ये और ये 4 टाइम था टोटल। ये एक कैंसिल हो गया, 3 टाइम बचा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे और एक ये 1/2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4, तो ये a की पावर 3। यहाँ से अब कॉमन देख सकते हैं, देखो ए बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो यहाँ से एक तो ए बी कॉमन आ जाएगा और पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई भी हम कॉमन ले सकते हैं और एक यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा 1/4, तो 1/4 लिख सकते हैं हम कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, ए क्यूब बी है, इसमें से ए भी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बचा और यहाँ से बी स्क्वायर बचा। तो ये जो है हमारा वो फाइनल आंसर है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/4 ए बी पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। और क्वेश्चन का पैटर्न आप कुछ अलग नहीं है, गामा फंक्शन हमने पढ़ा है वो अप्लाई किया है और जो डबल इंटीग्रेशन का सॉल्व करने का जो तरीका है वो अप्लाई किया है। बस जो समझना है वो है इसकी लिमिट। तो इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस तरह से क्वेश्चंस कुछ सीखेंगे कि जो आप सारी लिमिट्स को जो है वो अप्लाई करना सीख जाए, क्योंकि लिमिट्स के बाद तो सिर्फ इंटीग्रल सॉल्व करना रहता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं, अभी ये एक क्वेश्चन में ही काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।